नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग के क्लास इससे पहले हम हिंदी में बताए थे विष के दांत, उसको हम पढ़ा दिए थे, उसको ख़त्म भी कर दिए थे। उसके बाद आज है क्वेश्चन आंसर, उसका क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं हम। तो इसका क्वेश्चन आंसर करा करके उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पीछे ही क्लास कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो जा करके देख सकते हैं। वीडियो डला हुआ है, तो आप लोग अगर वीडियो को देख लीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। अभी क्वेश्चन आंसर में आप लोग को उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझ में आएगा। लेकिन अगर देख लीजिएगा आप लोग तो थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो चले अब हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सबसे पहले चैप्टर कौन चल रहा है बताइए आप लोग। किसका क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं? विष के दांत। इसका लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। आप लोग कितना चीज़ याद है? जन्म का हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को याद होगा, तो उसी का हम आज क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो बोला कि सेन साहब के परिवार में जो हो रहा था पालन पोषण के लिए, जो लड़का के लिए अलग नियम था और लड़की के लिए अलग अलग नियम था, तो इसी को लेकर के जो भेदभाव किया जा रहा था, तो आप लोग तो चैप्टर में पढ़ लिए होंगे। तो इसीलिए उसमें बोल रहा है कि इसमें जो भेदभाव किया जा रहा था तो उसी का वर्णन कीजिए अपने शब्दों में। तो यहाँ उत्तर में लिखा है कि सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। सेन साहब क्या थे? एक अमीर व्यक्ति थे। उनके परिवार में 5 लड़कियां थे। उनके परिवार में कितनी लड़कियां थे? 5 लड़कियां थे। और पांचों लड़कियां क्या नाम थे? तो आप लोग देखिए, पांचों लड़कियां के नाम थी सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। ये पांचों लड़कियां थी और एक लड़का था। लड़का का नाम क्या था? खोखा था। सबसे पहले अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा क्वेश्चन, तो आप लोग इतना चीज़ लिख लीजिएगा कि सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे, इसके 5 लड़कियां थे और एक लड़के थे। ठीक, लड़का था। इस परिवार में लड़का और लड़कियों के पालन पोषण में काफ़ी भिन्नता बरती जाती थी। और लड़का और लड़कियां के लेकर के इस परिवार में भी क्या होता था? जाति विवाह भिन्नता बढ़ती जा रही थी कि लड़के के लिए अलग नियम होगा और लड़कियों के लिए अलग नियम होगा। उसके बाद फिर था के लिए अलग नियम थे। यहाँ क्या भिन्नता करती था? लड़कियों के लिए अलग नियम थे। उनकी शिक्षा भी दूसरी तरह से की थी। लड़कियों के लिए जो है उसका अलग नियम था कि लड़की इस तरह से पढ़ाई करेगी, इस तरह से घर में रहेगी, इस तरह से अपना कामकाज करेगी। लेकिन लड़के के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा। लड़के की जो खोखा था तो उसके लिए अलग नियम थे और उसके लिए अलग से पढ़ाई की थी, मतलब पढ़ाई करवाए देते थे। उनके शिक्षा भी उस दूसरी तरह से कहाँ यहाँ देखिए, लड़कियों को बहुत ही सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की थी। लड़कियों के लिए जो है तो बहुत ही समान तरह से व्यवस्था किए गए थे। इसके विपरीत खोखा को शुरू से इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। इसके विपरीत इसके उल्टा खोखा को देखा जा रहा था, लड़के को देखा जा रहा था तो इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे थे। कौन? सेन साहब ने देख रहे थे के रूप में देखा जा रहा था। इसी तरह से सेन परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव व्यक्त थे। आप लोग देख लिए लड़कियां और लड़कियों के लिए कितना भेदभाव सेन साहब ने अपने परिवार में करते थे। लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था करते थे पढ़ने का, और किस तरह से उसे रहना चाहिए और किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए। वो लड़कियों के लिए अलग नियम बनाए थे और लड़के जो खोखा था उसके लिए अलग नियम बनाए थे कि लड़का पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेगा। आप लोग क्वेश्चन को समझ गए? उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा पूरा। चलिए, उसके बाद फिर है कि 2 नंबर में है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा कौन है? सेन साहब का बेटा है। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो यहाँ आंसर में कि खोखा घर के नियमों में अपवाद था। खोखा घर के नियमों में क्या था? अपवाद था। जैसे घर में कुछ किसी को तो मारता था, किस सामान को तोड़ फोड़ देता था, कहीं कुछ कर देता था, इसके लिए क्या था? इसका नाम अपवाद था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेन दंपति से खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। मतलब सेन साहब ने देख रहे थे कि किस तरह से उसे शिक्षा करनी चाहिए और कैसी
दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे, मतलब सेन साहब ने कैसी संभावना देखते थे खोखा में। तो उसी तरह उत्तर में है कि सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। इसके लिए उन्होंने ऐसी शिक्षा ही तय की थी। सेन साहब ने खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। और सेन साहब ने इसी तरह का शिक्षा तय की थी कि खोखा इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और आप लोग नहीं पढ़े तो फिर हम आप लोग से रिक्वेस्ट करके आप लोग जा करके पहले किताब पढ़िए। जो वीडियो हम बताएं उसमें पूरा किताब को पढ़ाएं, आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद ये आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव तब समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बीच बीच से उठाता है कि अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन में थोड़ा समझिएगा लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, किताब को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग को बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आप कितना नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। तो अब हम 4 नंबर का लिखेंगे, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम मिटा करके 4 नंबर का क्वेश्चन करवाएंगे। हम देखते चलिए आप लोग। यहाँ नीचा में नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसी ही शिक्षा तय की थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बोल दिया, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम अब इसको मिटा करके हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखते चलिए आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखाए हैं, देखिए इसमें थोड़ा कठिनाई होता है लिखने में, इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा कठिनाई होता है लिखने में। तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि कितना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को रिस्पॉन्स लेकर के आप लोग पढ़िएगा। अगर आप लोग के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। हम आपसे इन्हें मांग रहे हैं कि हमको रुपया दीजिए, हमको ये दीजिए। हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना मेहनत से हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो उसी मेहनत से आप लोग भी पढ़िए और मेहनत कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अगर आपको रिजल्ट लाना है तो आप लोग मेहनत कीजिएगा, उसके बाद कुछ होगा। समझ गए? तो देखिए मायने नहीं रखता है कि वाइट बोर्ड है कि डिजिटल बोर्ड है। आपको पढ़ने से सिर्फ मतलब है। आपको जब वही चीज़ मिल रहा है वाइट बोर्ड पर भी, तो उस बोर्ड से क्या लेना देना है। तो आप लोग को इस चीज़ पे भी डिसाइड नहीं करना है कि ये बोर्ड है कि वो बोर्ड है। जब समय आएगा तो आप लोग से हम पूछ लेंगे क्या ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगा तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम अभी फ़िलहाल अभी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम आगे हम बात करेंगे। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन लिखाए हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह से उत्तर दिया। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ सकिएगा। हम पढ़ा दिए हैं, किताब के अंदर ही पढ़ा दिए हैं कि सेन साहब और पत्रकार के बीच क्या बातचीत चल रहा है। इस हम A to Z हम सब कुछ पढ़ा दिए, तो आप लोग इस चीज़ को पढ़िएगा। तो थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को हम समझा देंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए उसको, हम पानी पीते हैं, उसके बाद आप लोग को हम समझा देंगे। देखिए हिंदी है, इसमें बोलना अधिक पड़ता है, हिंदी में बोलना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा गला दिक्कत हो जाता है गला में। तो देखिए क्वेश्चन समझ गए आप लोग कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत हुई और पत्रकार ने मित्रों उससे किस तरह से जवाब दिया। तो देखिए आंसर में लिखाए हैं कि सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके कुछ मित्रों के साथ एक पत्रकार मित्र भी उपस्थित थे। उसके सेन साहब के एक ड्राइंग रूम थे और उसके रूम में एक पत्रकार महोदय थे और उसको कुछ दोस्त भी थे। सभी आपस में बातचीत कर रहे थे। सभी आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि किसका बेटा क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। वहीं पे इसी बात चल रहा है कि किसका बेटा क्या बनेगा और आगे क्या बनेगा, किसका बेटा क्या कर रहा है और आगे क्या बनेगा। उसी रूम में इसी सब बात चल रहा था। सेन साहब थे और उसके मित्र थे, एक पत्रकार साहब थे। ठीक है, आप लोग समझ गए कि किसका बेटा क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा, किसका बेटा क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। सेन साहब ने तो बिना पूछे ही अपने खोखा को इंजीनियर बनने की कह दी। सेन साहब ने
बिना पूछे ही क्या कह दी कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। सेन साहब थे तो कि इतना थे कि अपने बेटा की बड़ाई कहीं भी कर सकते थे, कहीं भी कर देता था, जहाँ जाता था वहाँ बड़ाई कर देता था, हम बेटा को ये बनाएंगे, हम ये इस चीज़ का तैयारी करवाएंगे, हम ये चीज़ बनाना चाहते हैं। तो यही बात है कि सेन साहब ने तो बिना पूछे ही अपने खोखा को इंजीनियर बनाने की कह दी। जब पत्रकार महोदय से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं मेरा बेटा जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, पूरी आज़ादी रहेगी। और पत्रकार महोदय से पूछा गया तो पत्रकार महोदय बोला गया कि अपने बेटा को हम जेंटलमैन बनाएंगे और उसे पूरी आज़ादी देंगे कि और उसका कुछ काम भी है। समझ गए? पत्रकार और सेन साहब के बीच बातचीत यही है कि कि सेन साहब ने बोला कि अपने बेटे को हम इंजीनियर बनाएंगे और पत्रकार महोदय ने बोला हम अपने बेटे को जेंटलमैन बनाएंगे और उसका कुछ काम है और उससे पूरी आज़ादी रहेगी। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो ये चीज़ का आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, इस सब 2 नंबर का क्वेश्चन है कि जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को 2 नंबर में पूछेगा। उसके बाद फिर दिया कि मदन और ड्राइवर के बीच, देखिए यहाँ पे देखिएगा थोड़ा इंक को लेकर के तो अभी इंक दिए हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकारक क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था, जो ड्राइवर के द्वारा जो मदन को पीटा गया था, तो उसके बीच क्या क्या चल रहा था, उसी सब के बीच बोला भी वर्णन करने के लिए। तो चलिए, यहाँ लिखा आंसर में लिखा है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का मुख्य कारण मदन द्वारा सेन साहब की गाड़ी को छूना और ड्राइवर का इससे मना करना था। जैसे मदन ने सेन साहब की गाड़ी को क्या कर लिया, छू लिया था। इसी को लेकर के विवाद हुआ था कि उसका ड्राइवर बोला था कि गाड़ी की उसका से जैसे मदन गाड़ी को छू लिया तो उसका ड्राइवर देख लिया और उसके ड्राइवर ने झूठा आरोप उस पे मदन पे लगा करके, देखेंगे आगे क्या है, झूठा आरोप लगा दिया था। तो उसी सबको अभी पढ़ेंगे कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का मुख्य कारण मदन और सेन साहब की गाड़ी को छूना और ड्राइवर का इससे मना करना था। इसके द्वारा कहानीकारक उच्च और निम्न वर्ग की लड़ाई में निम्न वर्ग के लोगों द्वारा भी उच्च वर्ग के लोग तरफदारी करने की प्रवृत्ति दर्शाना चाहते हैं। इसमें यह दर्शाया गया कि जैसे गरीब लोग अमीर लोग गरीब को कैसे दबाते हैं अपने दबदबा से, और अपने बल के बदौलत गरीब को कैसे दबाया जाता है और अमीर कैसे उससे ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहता था। और कुछ गरीब लोग ऐसे भी होते हैं जो अमीर लोग के गुण गाते हैं, अमीर लोग के बड़ाई करते हैं कि जय जयकार लगाते हैं कि ये फलना बाबू है, ये चिल्ला बाबू है। और कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने ईमानदारी पर रहते हैं, किसी के बल की किसी के आगे झुकना कोशिश नहीं करता। तो आप लोग यही देखिएगा, अगर आप लोग गरीब है, चाहे हम ही है चाहे कोई भी है, तो आप लोग किसी अमीर के आगे मत झुकिएगा। अमीर जो होता है किसी गरीब का वैल्यू नहीं देता है। अमीर यही चाहता है कि ये गरीब बन के रहे और मेरा सब दिन नौकर बन के रहे, मेरा जो कहें वो मेरा काम एक एक काम करे। समझ गए? इसीलिए आप लोग किसी का अधिकार में मत होइएगा, किसी के बात को मत मानिएगा, अपने माता और पिता को छोड़ करके। गरीब धनिक है अपने लिए है, पैसे वाले अपने लिए है, अपने खुद पर जब मेरा समय आएगा, जब मेरा टाइम आएगा, जब हम करेंगे मेहनत, तो हम उसे आगे करके दिखाएंगे। आप लोग इतना चीज़ को चाह लीजिएगा और इस चीज़ जानिएगा कि अमीर के कभी आगे झुकना नहीं है। समझ गए आप लोग? अमीर के आगे झुकना नहीं है और किसी के गुलामी नहीं होना है। जब भी करेंगे तो अपने बल पे करेंगे। गरीब है, एक ही रोटी खाएंगे लेकिन अपने शान और शौकत से रहेंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। समझे आप लोग? लेकिन पूरा ईमानदारी से रहना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन में ये बताया गया निम्न और मध्य वर्ग के लोगों को कैसे सताया जाता है, अमीर गरीब को कैसे सताया जाता है और अपने अधिकार के अंदर कैसे रखा जाता है। तो इसी के अभी इस क्वेश्चन में अभी पढ़े हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। हिंदी है, आप लोग इंटरेस्ट से पढ़िएगा, नहीं तो हिंदी अगर हम बोलते रह जाएंगे तो आप लोग को बोरिंग फील होगा। तो इसीलिए हम बोलते जा रहे हैं और कुछ बीच में बताते जा रहे हैं, ताकि आप लोग को चीज़ दिक्कत ना हो कि सर जी खाली बताते जा रहे हैं कि मन में ऐसे वैसे। तो इसीलिए आप लोग को हम बीच बीच में कुछ टिप्स भी बताते जा रहे हैं, ताकि आप लोग को बुरा फील ना हो क्लास में कि हम खाली क्लास कर रहे हैं। ठीक, क्लास के साथ साथ थोड़ा इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, कुछ बात का लेना चाहिए, ताकि उसमें फ़र्क न पड़े। ठीक, चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग बताएं, इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग ईमानदारी से कितने घंटा पढ़ते हैं।
आप लोग कितने घंटा पढ़ते हैं। चलो इसको हमें मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ कि आप लोग चलिए यहाँ पे है, आप लोग कितने घंटा पढ़ते हैं। देखिए कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे आप लोग तो पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कितने घंटे पढ़ते हैं। देखिए अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग देखिए रेगुलर पे पढ़िए, एक ही घंटा पढ़िए, देखिए रेगुलर पढ़िए। ऐसे में क्या रहेगा, आप लोग का रेगुलर बना रहेगा, पढ़ने का उत्साह जगा रहेगा। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते चलिए, एक एक चीज़ को समझते चलिए। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ टिक लगा देंगे, और फिर नहीं होगा तो कमेंट के माध्यम से या किसी सीनियर से पूछ लेंगे, ताकि उसमें दिक्कत न हो। लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगर आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, या कोई मध्य वर्ग के है, कोई गरीब है, कोई कुछ, अब देखिए इतना कास्ट से कुछ लेना देना नहीं है, अभी कास्ट का उतना न है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि आप लोग जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आजकल नौकरी लेना इतना कठिन हो गया कि भगवान से अगर मिल लीजिएगा, लेकिन नौकरी जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक समझ गए आप लोग। तो आप लोग ईमानदारी से, पूरा मेहनत से, अपनी शिद्दत से 100% देना है, और अपने ईमानदारी से पढ़ाई करना है। समझे आप लोग, एक एक चीज़ को देखते जाना है और पढ़ना भी है, और सब घर का काम भी देखना है। अपने लोग किसान के बेटे हैं, एक एक चीज़ को देखना है, और सबके साथ चलना है। माँ पापा भाई बहन सबके साथ चलना है, और पढ़ाई को भी देखना, अपने कामकाज को भी देखना, हर चीज़ को देखते चलना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली पढ़ रहे हैं, कामकाज वैसे हैं, नहीं, पिता माता कर रहा अपना ऐश मौज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी काम कीजिए, अपने हाथ उसमें आप अपना बटाइए। जैसे माता पिता काम कर रहे थे, आप लोग भी उसमें सहयोग दीजिए, ताकि उसको भी आसान होगा, और अपना पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, 6 नंबर का। तो हम फिर अगले इसको देखिए, उसके बाद हम फिर 6 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखे हैं, 5 नंबर तक लिखा दिए थे, उसके बाद 6 नंबर तक अभी 6 7 लिखाए हैं। देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिर हम इसको बता देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। मदन और ड्राइवर के साथ जो झगड़ा हुआ था, उसी का वर्णन बोला करने के लिए। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग एक बार दिमाग में अपना सर्किल बनाइए, सोचिए कैसे कैसे हुआ था, कहाँ क्या हुआ था, एक बार सोचिए आप लोग। चलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, चलिए हम फिर बता रहे हैं कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। लेखक क्या दिखाना चाहता है इस प्रसंग के द्वारा, तो देखिए हम आगे पढ़ते समझते जाएंगे। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू द्वारा रोब से लड्डू मांगता था। इसके अलावा उसके पहले दिन मदन को कासू की कार को छूने भी नहीं दिया गया था, उल्टे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। मदन कासू को लड्डू खेलने के लिए इसलिए नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि मदन जब उसके कार को छूने गया था तो कासू ने क्या किया था, बाहर निकाल दिया था। किसको, मदन को। इसीलिए वहाँ पे कह रहा है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू द्वारा रौब से लड्डू मांगता था, मतलब धमकी देकर के उससे लड्डू मांगता था। इसके अलावा उसके पहले दिन मदन को कासू की कार को छूने भी नहीं दिया गया था, उल्टे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। उल्टे कासू धक्का देकर कहाँ बाहर निकाल दिया गया था, किसको, मदन को। आप लोग समझ गए। चलिए उसके बाद फिर है कि मदन महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। फिर से समझिए आप लोग, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। जैसे देखिए आप लोग, अमीर और गरीब में जैसे झगड़ा होता है तो अमीर ही जीत पाता है, क्या गरीब नहीं जीत पाता है। उसको अमीर को पावर होता है, रुपया होता है, वो जीत पाता है, अपने बल के अनुसार जीत जाता है। और जो गरीब होता है तो गरीब का साथ देना चाहिए, लेकिन कुछ गरीब ऐसा होता है जो गरीब का साथ नहीं दे करके जो अमीर का साथ देता है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि इसके बारे में आप लोग बताइए। तो आप लोग एक बार पढ़िए, उसके बाद हम आप लोग को बता देते हैं।
चलिए पढ़ लिए। तो यहाँ देखिए आंसर उत्तर में है कि मदन ने सेन साहब के मुलाजिम गिरधर का लड़का था। से मदन ने किसका था? मदन ने गिरधर लाल का बेटा था। मदन गिरधर लाल का बेटा था, गिरधर का लड़का था। बाल सुलभ जिज्ञासा के कारण जब उसने सेन साहब की नई गाड़ी को क्या गाड़ी को नई गाड़ी को अच्छा एक मिनट देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। छूकर, हाँ यहाँ छूकर है, यहाँ छूकर देख लीजिए आप लोग क्या होगा यहाँ पे, छूकर होगा। ओ घुटने थे ना। चलिए देखिए आप लोग यहाँ क्या लिखा है कि मदन ने सेन साहब के मुलाजिम गिरधर का लड़का था। बाल सुलभ जिज्ञासा के कारण जब उसने सेन साहब की नई गाड़ी को छूकर उसकी चमक आदि जानने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सेन साहब की गाड़ी को जो छूने का कोशिश कर रहा था मदन 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 का पिताजी कौन था? गिरधर का बेटा मदन था, जो गाड़ी को छूने करके इसका कलर का जांच करने क्या था इसके कारण सेन साहब नई गाड़ी को छूकर उसकी चमक आदि जानने की कोशिश की कि कैसा कलर है, कौन कौन सा इसमें कलर दिया गया है। जानने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल, तो सेन साहब के ड्राइवर जो थे उसको धक्का देकर क्या किया था? बाहर निकाल दिया गया। उसके घुटने छिल गए और मदन के घुटने भी छिल गए। उन्होंने मदन की माँ को वहाँ से जाने को कहा और साथ ही गिरधर को भी चेतावनी दी। जैसे ही मदन की माँ आई थी तो मदन की माँ को भी उसने क्या किया था? बाहर निकाल दिया गया था। और जैसे गिरधर लाल थे, मदन के पिताजी थे, तो मदन के पिताजी ने सेन साहब के फैक्ट्री में काम कर रहे थे। समझ गए? सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल ने काम कर रहे थे। तो उसकी माँ को मदन की माँ को कौन? सेन साहब ने चेतावनी दी। चेतावनी आप क्या है? घुटने छिल गए। उन्होंने मदन की माँ को वहाँ से जाने को कहा, उसकी माँ को वहाँ से जाने को कहा। साथ ही गिरधर को भी चेतावनी दी, अर्थात झोपड़ी वाले थे, किंतु एक दूसरे के खिलाफ झूठी बात कहकर झोपड़ी को हरा दिया और वो महल वाले ने सेन साहब ने जीत गए। और उसके माँ के चेतावनी दी गई, उसके पिता को चेतावनी दे दिया गया और उस अक्सर और उसी और क्या एक दूसरे के खिलाफ कह करके अमीरों ने जीत लिया, गरीब को क्या कर दिया? हरा दिया। तो कोई भी चीज़ है कि जिसके अमीर के घर में काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर आपका कोई गलती कर देगा, नहीं भी गलती किया, अगर आप लोग को बोल देगा तो क्या उसका बात मानना पड़ेगा, काहे कि उसके अधिकार में काम कर रहे थे। इसीलिए मदन के पिताजी गिरधर लाल ने सेन साहब के फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उसका बेटा गलती नहीं किया, फिर भी उसको आरोप लगा करके उसे उस काम से वंचित कर दिया गया, तो उसको बाहर निकाल दिया गया और उसे चेतावनी दे दिया गया था कि अब आप यहाँ से काम नहीं कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग, और इसी अक्सर महल वाले जीत जाते हैं और अक्सर गरीबों ने हार जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा ना। चलिए, तो इससे कितना नंबर तक बताएं? 7 नंबर तक बताएं। और कुछ अभी क्वेश्चन बाकी है, 3-4 क्वेश्चन और बाकी है, तो उसके बाद आप लोग का ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग एक एक चीज़ को देखते चलिएगा, ठीक है? तो चलिए हम आप 8 नंबर का बनाएंगे, सॉरी आप 8 नंबर का लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लोग देखते चलिए। यहाँ क्वेश्चन लिखा है 8 नंबर में, 7 नंबर तक बताए थे। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग एक बार, तब तक हम पानी पीते हैं। चलिए 8 नंबर का।
तो यहाँ लिखा है 8 नंबर का लिखेगा, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। रोज रोज गिरधर ने जब मदन की पिटाई करते थे और मारने की वजह से आज गले क्यों लगा लिए, उसी के बारे में बोल रहा है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम उसको समझा देंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखा है, यद्यपि गिरधर रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करता था, लेकिन उस दिन जब मदन ने कासू की पिटाई की तो गिरधर उसे पिटने के बजाय छाती से लगाकर शाबाशी देने लगता है। मदन ने जब कासू को मारता है तो उस मारने के वजह क्या करते थे, उसके पिता को जब गिरधर को पता चलते हैं तो गिरधर ने मदन को मारने के वजह से छाती लगा लेते हैं। समझ गया आप लोग? कब लगा लेते हैं? जब कासू को मदन ने मारता है तब। उसके बाद है कि अपनी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। अपनी दृष्टि क्या यहाँ पे, अपनी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। इसमें बताया गया है कि विश्व के दांत की कहानी में नायक कौन है। तो देखिए आप लोग यहाँ इसमें नायक कौन है कि हमारी दृष्टि से कहानी का मुख्य नायक कासू है। हमारी दृष्टि से कहानी का मुख्य नायक कौन है? कासू है। इसको आप लोग याद रखिएगा, घेर देते हैं। कासू है क्योंकि सेन दंपति कासू के प्रति ही संभावनाएं संजोए हैं। कासू के कारण ही सेन साहब की गाड़ी की बत्ती टूटते हैं। कासू के कारण ही सेन साहब की गाड़ी की बत्ती क्या होती है? टूटती है। सेन साहब के मित्रों की गाड़ियों की हवा निकाली जाती है। सेन साहब के जो यहाँ आए थे, उसके दोस्त वगैरह जो आए थे, तो उसके गाड़ी जो पंचर हो गए थे, जो हवा निकाले थे, तो कासू ही निकाले थे। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि सेन साहब के मित्रों की गाड़ी की हवा निकाली जाती है। कासू के कारण ही निर्दोष गिरधर को नौकरी से निकाला जाता है, और कासू के निर्दोष के कारण ही गिरधर को कहाँ से नौकरी से निकाल दी जाती है। कासू के स्वभाव के कारण ही सेन साहब मित्रों के बीच मन महसूस कर रहे जाते हैं, तथा कासू के लार प्यार के सामने सेन साहब की पुत्रियां तो कुछ नहीं है, और कासू के प्यार दुलार के सामने तो सेन साहब के पुत्रियां कुछ भी नहीं है। कासू के दांत भी टूटते हैं, जिसे विष के दांत की संज्ञा दी गई है, और कासू के दांत भी टूटते हैं, और इसी तरह इस चैप्टर का नाम क्या दिए गए हैं? विष का दांत दिए गए हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गए होंगे, तो चलिए इसके बाद फिर हम एक और है 10 नंबर तक है, और एक थोड़ा क्वेश्चन लिखाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग को ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए उसके बाद हम 10 नंबर का क्वेश्चन लिखे। आप लोग को क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? अगर आप लोग को ये दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, तो आप लोग क्या बना के आ जाएंगे? यस, कमेंट में यस या नो जरूर कीजिए। अगर बना के आ जाइएगा, लिख करके आ जाइएगा, तो आप लोग यस लिखिए। देखिए हिंदी 100 नंबर का होता है, एग्जाम में पूछा जाता था। आप लोग हिंदी को 100 नंबर मान कर चलिएगा, तो कम से कम इतना हिंदी में मेहनत कीजिए कि आप लोग का नंबर आ जाए। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में सब मेहनत कीजिए ज़्यादा, ताकि आप लोग को इसमें नंबर होंगे। उतना नहीं करता है, आप लोग अगर सही लिखिएगा तो। समझ गए? तो चलिए आप लोग इसके बाद 10 नंबर का हम लिखेंगे, तो आप लोग देखते चलिएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो यहाँ 10 नंबर में क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी का शीर्षक कितना सार्थक है। इसमें बताया गया कि विष के दांत की कहानी का क्या बताएगा? शीर्षक बताएगा। ये 5 नंबर में पूछा जाता है। इसमें और कुछ है, लेकिन हम इसको छांट करके छोटा किए ताकि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो। वैसे तो कहानी पढ़ा दिया है, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लिखा दे, क्वेश्चन आंसर करा देते, ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं आप लोग को। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि विष के दांत कहानी का शीर्षक कितना सार्थक है। तो देखिए आंसर में लिखा है कि प्रस्तुत कहानी में कहानीकारक ने अमीरों की तथा कथित प्रवृत्ति पर व्यंग किया है।
इस कहानी के अंतर्गत ने अमीर और गरीबों के बारे में बताया गया है। तो इसमें अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण तथा अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। अमीर जिस तरह से गरीब पर का अत्याचार कर रहे हैं, किसी काम को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के जो अत्याचार डाल रहे हैं कि ये काम आपको करना ही है, अमीर के द्वारा जो शासन चलाया गया है। तो विष के दांत नामक यह कहानी झोपड़ी वाले और महल वाले की लड़ाई की कहानी है। विष के दांत यह कहानी एक झोपड़ी वाले और महल वाले की लड़ाई को लेकर के हैं। जैसे सेन साहब ने एक अमीर व्यक्ति थे और मदन ने एक गरीब व्यक्ति थे। मदन ने उसका दांत तोड़ डाले थे। किसका? कासू। कासू किसको बोलते हैं? खोखा को ही कासू बोलते हैं। ठीक, तो सेन साहब ने अमीर थे और मदन ने क्या थे? गरीब थे। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि यह महल वाले और झोपड़ी वालों के बीच की लड़ाई है, कि यह कहानी झोपड़ी वाले और महल वाले की लड़ाई है। इस कहानी में महल वाले की जीत में भी हार दिखाई गई है। इसमें महल वाले की जीत महल वाले की जीत में भी हार दिखाई गई है। चलो कि यहाँ तो लगता है मिस तो नहीं हो गया कहीं। सही है। क्या है कि लड़ाई की कहानी है। इस कहानी में महल वाले की जीत में भी हार दिखाई गई है। मदन द्वारा पिटने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता एवं गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। जो मदन ने किसका तोड़ा है? मदन द्वारा पिटने पर खोखा के जो दांत, मदन द्वारा जो पीटा गया और खोखा को जो दांत टूट जाते हैं वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता एवं गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। वह अत्याचार का क्या है? गरीबों पर प्रतीक है। ठीक, उसके बाद फिर है कि मदन अमीरों को प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है कि विष के दांत कहानी का शीर्षक एकदम सार्थक है। उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग के अब ये चैप्टर समाप्त हो गए हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर पुनः देख लीजिएगा। अगर समझ गए तो कमेंट में यस ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो गुरुजी के लिए भी आप लोग मेहनत कीजिए और इस परिवार को आगे बढ़ाइए। तो आप लोग की ये कहानी आज ख़त्म हो गई है। उसके बाद फिर हम अगला बताएंगे। तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में अवश्य आइएगा। ये आप लोग के ख़त्म हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। इस परिवार को आप लोग ज़ोर शोर से आगे बढ़ाइए और हमें विश्वास है कि आप लोग इस परिवार को, इस गुरुजी के लिए आप लोग ये चीज़ कर पाइएगा और करके दिखाइएगा। हमें ये चीज़ उम्मीद है, ये चीज़ आप लोग से विश्वास है कि आप लोग, हम इतना मेहनत विद्यार्थी जी के लिए कर रहे तो आप लोग भी गुरुजी के लिए करिए, गुरुजी के भी लिए करिए। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस परिवार को आगे बढ़ाते रहिए ताकि हम आप लोग के लिए कुछ कर पाएँ और मेरे लिए आप लोग कुछ कर पाएँ। तो ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद।